अस्सलाम वालेकुम। अपने लॉ के 5 साल और उसके बाद प्रैक्टिसिंग के 3-4 साल से एक चीज़ मैंने जो बहुत ज़्यादा सुनी है ना, वो ये सुनी है नॉन लॉयर से कि आप लोग अब तक 1800 के जो कानून हैं उनके ऊपर ही बैठे हुए हैं। जो कानून आपको अंग्रेज़ दे गए, आप वही कानून अब तक चलाए जा रहे हैं। आपने अपना कोई कानून नहीं बनाया आज तक। यही बात शायद हमारे जो प्रीडिसेसर्स थे उन्होंने भी सुनी, और 2005 में उन्होंने ना एक कानून बना दिया जिसका नाम रखा इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट। और उन्होंने कहा ये हम जब कानून बनाएंगे ना, तो हमने किसी से इंस्पिरेशन नहीं लेनी, हमने गोरे का कानून नहीं देखना, हमने किसी और का कानून नहीं देखना, हमने अपना कानून बनाना है। और पिछले 20 साल से हम यही सोच रहे हैं कि क्या बना बैठे हैं, क्योंकि ना तो वो हमारी समझ में आ रहा है और उस पर कुछ अदालतें भी मुख्तलिफ दौर के अंदर मुख्तलिफ जजमेंट्स देती रही हैं। अभी इत्तफाक हुआ मियाँ साहब को और मुझे ऐसी ही इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट के केस पे ट्रायल करते हुए, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने ही और एक लेटेस्ट जजमेंट भी हमारे सामने ही। तो हमने सोचा कि इसके ऊपर बात की जाए और आपके साथ भी शेयर किया जाए कि एक प्रैक्टिसिंग लॉयर के तौर पे हम इस कानून को किस तरीके से देखते हैं और अदालतें इस कानून को किस तरीके से देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। वालेकुम सलाम। ये सब क्या बना दिया हमने? बहुत इंटरेस्टिंग लॉ यार, आप मुझसे क्या कंफ्यूज है। विशाल जी, ये जो आपका आईडीए 2005 है, it is so much interesting law that it is going to enhance your फौजदारी area of practice, criminal law of practice. Because आज जिस तरीके से मैं इसको dissect करूंगा ना, trust me, almost कुछ 60 to 70% दीवानी वकीलों का काम खींच के मैं फौजदारी चैम्बर्स में ले जाने लगा हूं। ठीक है, क्योंकि अगर आप दीवानी वकालत को देखें, फौजदारी वकालत को देखें, तो इस दुनिया में इनफैक्ट 3 किस्म की लड़ाइयां हैं। जर जमीन की लड़ाई है, बिल्कुल ठीक है ना, और ये दोनों लॉज इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द सिविल लॉ रिवॉल्व्स अराउंड द जमीन, प्रॉपर्टीज। सो अब उनसे मैं काम लेके फौजदारी चैम्बर में प्लेस करने लगा हूं। अच्छा, कंट्रोवर्सी स्टार्ट यहां से होती है कि जब आपका आईडीए 2005 में आया, तो इसकी पहली दफा एलैबोरेटिव इंटरप्रिटेशन की हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा ने रिपोर्टेड इन पीएलडी 2007 लाहौर हाई कोर्ट 231। ठीक, और उन्होंने कहा कि इस लॉ की एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोगों के ऊपर है जो कि नॉन कब्जा माफिया या प्रॉपर्टी ग्रैबर्स हैं। मैं इस लॉ का डोमेन जरा आपको बताता हूं। ये लॉ ये कहता है कि अगर आप किसी प्रॉपर्टी के ओनर हैं और कोई बंदा आपको आके आपकी प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस करता है, तो आप उसके खिलाफ इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट का जो इस्तगासा है, इसमें एफआईआर नहीं होती है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। इस्तगासा जो है आप वो फाइल कर सकते हैं, और जिसकी कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन कोर्ट ऑफ सेशंस है, जो कि आगे एडिशनल्स को मार्क होता है, तो आप इस्तगासा दायर कर सकते हैं। अच्छा, 2007 में आसिफ सईद खान खोसा साहब ने और ये जजमेंट राउट की उन्होंने पूरे के पूरे पंजाब में, और उन्होंने कहा कि पहली बात, फर्ज करो विशाल साहब ने पहली दफा कब्जा किया ना अली हैदर की प्रॉपर्टी के ऊपर, तो ये लीगल डिस्पोजेशन एक्ट का दावा उस पर लगता ही नहीं, इस्तगासा उस पर होता ही नहीं है, पहली बात। दूसरी ये बात, अली हैदर और विशाल के दरमियान अगर कोई दीवानी लिटिगेशन पेंडिंग है, तो ये आपका मेंटेनेबल ही नहीं है। इवन इफ समबडी इज अ नोन प्रॉपर्टी ग्रैबर, तब भी वो मेंटेनेबल नहीं है। सो इस तरह के उन्होंने एम्बार्गो स्टिपुलेशंस लगा के ये जजमेंट राउट करवा दी, और पूरा का पूरा जो लॉ है, दिस लॉ बिकम्स इम्पोर्टेंट, यानी ये किसी काबिल नहीं रहा, और इसको लोगों ने परसू करना छोड़ दिया। उसके बाद 2016 में एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आती है, और अभी रिसेंटली 2024 में 24 है 25 है, आई थिंक ये 25 की जजमेंट है, 2 मेंबर बेंच जजमेंट है। हाँ जी, ये 25 की जजमेंट है, सैयद हसन अजहर रिजवी साहब की जजमेंट है। अच्छा, इस जजमेंट ने आके जो खोसा साहब वाली जजमेंट है उसको ना सिर्फ रिडंडेंट कर दिया, और जिस वजह से मैं आपको कह रहा हूं कि मैं दीवानी काम खींचने लगा हूं अपने पास, वो करना, उन्होंने कहा कि इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2005 में आता है, 2017 के अंदर
इसको अमेंड किया जाता है। अच्छा, वैसे अमूमन अगर ओवरऑल देखा जाए इतना सा स्टैट्यूट है, 10 सेक्शन है, जो बड़ी मेहनत से पाकिस्तानी कौम ने 10 सेक्शंस लिखे हुए, लेकिन इसमें जो कमाल के सेक्शंस है ना वो सेक्शन 2 है, सेक्शन 3 है, सेक्शन 7 है। ये बहुत, यानी पूरी की पूरी गेम जो है वो इन्हीं सेक्शंस के अंदर है। सबसे पहले तो पकड़ते हैं जी हम सेक्शन 2 को, और 2 के अंदर बिलखसूस सेक्शन सी और डी को, इसकी क्लॉज सी और डी को। ये बताता है ऑक्युपायर कौन है, और वो कहता है मीन्स दैट अ पर्सन हु इज अ लॉफुल पोजेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी। दोबारा पढ़ता हूं, मीन्स द पर्सन, नो प्रॉपर्टी ग्रैबर, नो कब्जा माफिया, मीन्स द पर्सन who is in lawful possession of the property। यानी कोई ऐसी प्रॉपर्टी होगी जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी है, नॉट सिटी प्रॉपर्टी, अर्बन प्रॉपर्टी, एग्री, एनी प्रॉपर्टी कोई भी विच इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो आपकी प्रॉपर्टी है। उसके बाद उसके ओनर को डिफाइन करते हैं डी के अंदर, मीन्स द पर्सन who actually owns the property at the time of his dispossession otherwise than through a process of law, and property means immovable property। So इस सेक्शन को देखने के बाद हमें यह समझ आया कि जो आप दावा दखलियाबी, दावा इस्तकरार हक, दावे पता नहीं कौन कौन से जो भी दीवानी ये होते हैं उल्टे सीधे, वो जब आप करने जा रहे होते हैं, अगर आपकी प्रॉपर्टी पे से किसी ने आपको डिस्पोजेस किया है जो कि कब्जा माफिया है या इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, नॉर्मल पर्सन इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, आपकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, आप उसके मालिक होने चाहिए, या बाय वर्च्यू ऑफ लॉ यू आर द होल्डर ऑफ दैट लैंड। तो आप इसकी सेक्शन सी और सेक्शन टू क्लॉज सी, डी और ई के अंदर फॉल करते हो आपका पूरा का पूरा केस। तो होगा क्या, फिर आप फौरन से पहले चले जाते हैं सेक्शन 3 पे, जो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर पॉप आउट हो जाएगा। सेक्शन 3 ये बताता है, नो वन शेल एंटर इनटू और अपॉन एनी प्रॉपर्टी टू डिस्पोजेस, ग्रैब, कंट्रोल और ऑक्युपाई without having any lawful authority do so with the intention to dispossess, grab, control, occupy the property from owner or occupier of such property। और सब सेक्शन 2 जो है 3 का, वो पेनल्टी क्लॉज है जिसके अंदर विशाल साहब 10 साल तक सजा है। अगर विशाल साहब ने बड़ी मेहनत करके कोई 15-20 मर्डर ट्रायल करके, दूसरे ट्रायल करके कोई लैंड का टुकड़ा खरीद लिया ना, और अली हैदर साहब फन्ने खां बन के चलेंगे, चल विशाल बच्चा है अभी तो इसको उठा के बाहर फेंका, इसकी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया, तो आपको दीवानी दावे से ज्यादा बेहतर स्पीडी रेमेडी आपको इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट देता है। और ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट कहती है कि इसके लिए नॉन प्रॉपर्टी ग्रैबर, कब्जा माफिया होना जरूरी नहीं है। आप इसका इस्तगासा फाइल करेंगे जहां पे आपको क्या करने के लिए डिस्पोजेस किया गया है, आपकी जगह को ग्रैब करने के लिए, आपकी जगह को ऑक्युपाई करने के लिए, विदाउट द कोर्स ऑफ लॉ। तो इन दैट सिनेरियो आपको सजा 10 साल की हो सकती है। अब थोड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट आ जाता है सेक्शन 3 का, जो सब सेक्शन 3 है, ये अगेन स्क्रीन पे आपके सामने पॉप आउट हो जाएगा। Whoever forcibly and wrongfully dispossesses any owner or occupier of any property and has act does into fall within subsection 1 shall be punished with imprisonment which may extend to 3 years, or with fine, or with both, in addition to any other punishment to which he may be liable under any other law for the time being forced. The person dispossessed shall be compensated in accordance with the provision of section 544A। So any of the person who is trying to dispossess you, any of the person who is trying to grab your property, if he does not fall in section 3 subsection 2, then the punishment is also provided along with, coupled with compensation, जो 544A में आपको दी जाएगी, that is subsection 3। अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज यहां पे ये, और इसी जजमेंट के अंदर उन्होंने हैंडल किया है। All you have to do is prima facie establish your case। अच्छा, अब आपने इस्तगासा फाइल कर दिया, आपकी सरसरी शहादत हो गई, तो इसी के अंदर जज साहब को ऑथोराइज किया गया है, वो एसएचओ को मुकदमा भेज सकते हैं फॉर इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन, और उसकी रिपोर्ट को इवैल्यूएट करने के बाद वो प्राइमा फेशी इसके ऊपर डिसीजन दे सकते हैं।
अब दीवानी वकालत में आपका होता क्या है कि आपने एक दावा दायर किया, साथ आपने 39 से 2 की इंटर रिलीफ की एप्लीकेशन फाइल की। इस लॉ के अंदर सेक्शन 7 में उन्होंने इंटरिम रिलीफ भी प्रोवाइड कर दिया। स्क्रीन पे आपके सामने सेक्शन 7 ओपन हो जाएगा। सेक्शन 7 कहता है eviction and mode of recovery of interim relief. If during trial the court is satisfied that the person is found prima facie to be not in lawful possession, the court shall, as an interim relief, direct him to put the owner or occupier, as the case may be, in possession. Where the person against whom any such order is passed under subsection 1 fails to comply with the same, the court shall, notwithstanding any other law for the timing and force, take such steps and pass such order as the case necessary to put owner occupier in possession, so on and so forth. So जो interim relief आपने जाके दीवानी अदालत में लेना ना, फौजदारी अदालत में आपको प्रोवाइड कर दिया गया कि आप एप्लीकेशन फाइल करें और आपके पास रजिस्ट्री होगी, आपके पास कोई उसकी फर्द होगी, आपके पास मोहल्ले के कोई बयानात होंगे कि विशाल साहब ने लैंड लिया, मियां साहब को तुम कितों मुंह चुक के आ गए, नहीं हम तो नहीं जानते इसको। सो दीज आर द प्राइमा फेशी थिंग्स वेयर बाय यू आर अलाउड, और अदालत ये देखने के बाद इस चीज को एस्टैब्लिश कर लेगी कि इसको फॉर टिल द डिसीजन ऑफ दिस प्राइवेट कंप्लेंट इसको पोजेशन रिस्टोर किया जाए। सो जो आप दादा करे और पोता रिजल्ट देखने दीवानी अदालतों में जाते थे, दिस इज द गो टू मेथड वेयर एवरी लॉयर शुड एडवाइज, जहां पे जमीन का प्रॉब्लम है, जहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी का मामला है, जहां पे लॉफुल ओनर है, जहां पे इलीगल डिस्पोजेसर मौजूद है जिसने डिस्पोजेस किया, द गो टू थिंग इज दिस इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट। अच्छा, ये भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमारी क्रिमिनल फौजदारी वकालत के अंदर इंटरिम रिलीफ का कॉन्सेप्ट जो है वो मेरा ख्याल है पहले आईडीए में ही देखा गया है। एंड सेकेंडली जब हम दीवानी अदालत की ऑर्डर 39 रूल 1-2 की बात करते हैं, जो प्रेवलेंट प्रैक्टिसेस हैं, या तो स्टेटस को का आपको मिल जाता है कि जो है वही रहेगा, या फिर आपको मिल जाता है कि जिसको फर्दर सेल नहीं करना, एलियनेट नहीं करना। जो पोजेशन लेकर देना है वो तो एक पूरे ट्रायल के बाद डिसाइड होगा, और फिर आपने एग्जीक्यूशन में जाना है जिसके दौरान वो अपील फाइल कर देंगे और फिर पेंडिंग हो जाएगी, ऑब्जेक्शन आ जाएंगे, सारा कुछ आ जाएगा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि फौजदारी ट्रायल के दौरान इससे बड़ी स्पीडी रेमेडी क्या हो सकती है? जिनके जमीनों के रौले आज फाइल करें इस्तगासे आज, और ये मैं जजमेंट सारी की सारी जजमेंट्स अपनी वीडियो के एंड पे लगा दूंगा, तो जितने भी लॉयर्स हैं भाई साहब इस जजमेंट का फायदा उठाएं। ये जजमेंट के अंदर सिर्फ आपने साबित ये करना है कि आप लॉफुल ओनर है और आपको इलीगली डिस्पोजेस किया गया। सेक्शन 7 की इंटरम एप्लीकेशन 7 फाइल करें कि मुझे दिया जाए, पोजेशन दिया जाए, और इस जजमेंट के अंदर उन्होंने बहुत कैटेगरिकली डिसाइड किया है और नॉकडाउन किया है हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा साहब वाली जजमेंट को, जिसकी वजह से लोग इस लॉ को बिल्कुल भूल गए हुए थे। और नाउ दिस इज अ गो टू थिंग कि जिसके अंदर कंप्लेंट चलेगी, आपको इस्तगासे के अंदर आपको इंटरिम रिलीफ भी मिल रहा है और आपको कॉम्पनसेशन भी इसके अंदर उन्होंने प्रोवाइड कर, जो वकीलों को फीस देते हैं दैट कैन बी रिकवर्ड एज अ कॉम्पनसेशन, नॉट इन स्ट्रिक्टर सेंस के, लेकिन आप वो 544 से कहते हैं कॉम्पनसेशन भी दे दी। सो दिस इज द थिंग विच एवरी फौजदारी लॉयर शुड बी एडवाइजिंग टू देयर क्लाइंट के जाइए इस्तगासा फाइल करें। और ये जजमेंट सारी की सारी मैं आपके साथ लगा दूंगा वीडियो में ताकि दे कैन हैव अ बेनिफिट आउट। अच्छा, इंटरेस्टिंगली ये भी है कि इसमें स्पीडी ट्रायल भी दे दिया। उन्होंने कहा जी 6 माह के अंदर आपने डे टू डे चलाना है इसको, 6 माह के अंदर चलाना है, आपने बिला वजह कोई एडजमेंट नहीं देनी। सेकेंडली एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर आ जाता है कि अमूमन हम एक तो 181-82 की कार्रवाई करवाते थे जब कोई फॉल्स कंप्लेंट होती, जिसमें आज तक मेरे लिमिटेड एक्सपीरियंस के मुताबिक किसी को सजा नहीं हुई। यहाँ पे उन्होंने उसकी भी रेमेडी दे दी। रेमेडी के साथ साथ 5 लाख रुपए ठोका है। अगर ये किसी ने आपने गलत इस्तगासा किया है ना तो 5 लाख रुपए की कंपनसेशन पे करनी पड़ेगी आपको। सो यानी व्हाट यू नीड इन टर्म्स ऑफ अ जमीन के मैटर्स के अंदर व्हेन दिस जजमेंट एंड दिस लॉ इज देयर, आई डोंट नो व्हाई द पीपल आर नॉट परस्यूइंग इट। अगेन थैंक्स टू आवर रिसर्च टीम एंड यू एज वेल कि हमने इस लॉ को जब देखा और इस जजमेंट तक हम पहुंचे, तो दिस इज समथिंग, यानी ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूं कि बहुत सारे केसेस हम लोग ऑफिस में रिफ्यूज इस वजह से कर देते थे कि जाके किसी सिविल लॉयर से। नाउ दैट इज आल्सो अ डोमेन ऑफ अ क्रिमिनल लॉ एज वेल। अच्छा सर, अगर हम इसको अगर लीगल डिबेट में लेके चलें, देयर इज नो डाउट एंड आयोटा ऑफ डाउट रिगार्डिंग द कॉम्पिटेंसी ऑफ हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा साहब। उन्होंने जब अपनी जजमेंट 2007 वाली लिखी, उन्होंने उसमें बात की कि अगर इसकी इनंसिएशन के ऊपर चला जाए कि ये आईडीए बनाया क्यों गया था, तो पार्लियामेंट्री डिबेट्स का उन्होंने जिक्र किया,
उन्होंने पार्लियामेंट की मंशा के ऊपर डिस्कशन की और उन्होंने कहा जी ये इसकी जो मंशा थी ना वो ये थी कि जो लैंड ग्रैबर्स का और कब्जा माफिया का जो रोल पंजाब के अंदर या पाकिस्तान के अंदर बढ़ रहा है उसको कर्ब किया जाए। दैट वाज द रीज़न जब उन्होंने इसमें कदगन लगा दी कि जी नहीं ये कब्जा माफिया का होगा। हमने बहुत सारी रिसर्च के दौरान ऐसी अपील्स देखी जिसमें एक्विटल दिया गया ऑन द ग्राउंड कि क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान आपने ये पूछा ही नहीं कि आपका कब्जा माफिया से ताल्लुक है या नहीं है, इस बात पे एक्विटल हुए हुए हैं। अब 2025 में एक बिल्कुल ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट आ गया। जैसे आपने कहा अच्छा भी है हम फौजदारी वकीलों के लिए कि अब हम ये प्रॉपर्टी केसेस भी पकड़ेंगे, लेकिन क्या इतनी डिविएशन जो हुई है लीगली तौर पे आप उसको किस तरीके से देखते हैं? इंशाल्लाह आपने एक काम करना, बल्कि आपकी ऑडियंस ये काम करे। इस जजमेंट का जो मैं रेफर कर रहा हूँ, इस जजमेंट का पैराग्राफ 9, 10, उसके बाद पैराग्राफ 11 एंड पैराग्राफ 12, ये पैराग्राफ है वेरी इंपॉर्टेंट है जो आपके तमाम सवालों को जवाब देते हैं। अच्छा, अब रही बात जो आपने हिज लॉर्डशिप मिस्टर आसिफ सईद खान खोसा साहब की बात की, आई थिंक विद ऑल हम्बलनेस, विद ऑल द ह्यूमिलिटी, I think he got carried away from the words or the phrases used in section 3 that dispossess, grab, control or occupy by ignoring what is being postulated in section 2 clause C, D and E. No such words are your find position in section 2 clause C, D and E. Clause C talks about the owner, and it talks about not the property grabber. It talks about a person who is a lawful possession. Owner means the person who actually owns the property, and property means immovable property. So इस वजह से अच्छा, दूसरी ये बात, यस, जिस तरह आपने कहा, याद रखिएगा जब सिंस उन्होंने रेफर किया पार्लियामेंट्री डिबेट्स वगैरह सबको, तो याद रखिएगा ये मुशर्रफ साहब का दौर है और उस वक्त प्रॉपर्टी का बहुत बूम था पाकिस्तान के अंदर, यानी प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत ऊपर गई है। सो इस वजह से वो शायद एक गाइडिंग फैक्टर होता, इस जो जज साहब की इंटरप्रिटेशन थी उसको कमांड एंड कंट्रोल करने के लिए। बट अगेन एज अ लॉयर हमें ये पढ़ाया जाता है, हमारी ये समझ में आता है कि वी हैव टू गो टू द लिटरल इंटरप्रिटेशन एट द फर्स्ट, हार्मोनियस, लिबरल या जितनी भी और वो बात की। सो लिटरल के मुताबिक ये जो इसी के अंदर जो मैंने पैराग्राफ रेफर किए हैं, जस्टिस हसन अतर रिजवी साहब ये भी बताते हैं कि उन्होंने जो खोसा साहब वाली जजमेंट है, फिर उसके बाद बशीर एंड अदर्स वर्सेस आईजीपी वाली दोनों जजमेंट से उन्होंने कहा कि ये उसमें ये बात भी कह दी गई थी कि अगर सिविल लिटिगेशन पेंडिंग है, यानी ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज थी जो उस जजमेंट में थी कि सिविल लिटिगेशन पेंडिंग है तो आपका लीगल डिस्पोजेशन हो नहीं सकता। तो यहां पे उन्होंने कहा कि दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट स्ट्रीम ऑफ रेमेडी, एंड दैट इज टोटली अ डिफरेंट स्ट्रीम ऑफ रेमेडी, बिकॉज if somebody enters into your property, throws you out of the property, that is an offense, although it's a non-cognizable offense, but section 3 के अंदर 10 साल सजा है उसकी, सेक्शन 3 के सब सेक्शन 3 के अंदर 3 साल सजा है, कॉम्पनसेशन उन्होंने अवार्ड कर दी हुई है, इसके अंदर फाइन आप पे इम्पोज कर दिया हुआ। सो इन ऑल इवेंचुअलिटीज तो दोनों, यानी ये तो स्टैंडर्ड प्रिंसिपल है पाकिस्तान की जूरिस्प्रूडेंस का, सिविल एंड क्रिमिनल बोथ साइड एंड बाय साइड। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपनी शरारत करता हूँ तो शरारत मैं ये करता हूं फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, आपने इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट के थ्रू प्रॉपर्टी पे कब्जा रिस्टोर कर लिया और जिसने कब्जा किया था उसको सजा भी हो गई। व्हाट इफ सिविल कोर्ट डिसाइड्स अदर वे, व्हाट विल हैपन देन? दिस लॉ डोंट केटर दैट प्रोपोजिशन, और जजमेंट भी उसको चीज को केटर नहीं करती। I won't say that it's a Supreme Court judgment, but still वो एस्पेक्ट तो डिस्कस नहीं किया। Probably Supreme Court के पास ये proposition नहीं होगी, इसलिए नहीं उन्होंने डिस्कस किया। But in all eventualities, that is the gray area. But I don't care about a gray area as of now, as long as I grab more clients to attract or expand my practice. Why should I be focusing on that thing? हाँ, तो इस नोट पे हम इसको एंड करते हैं कि लेट जस्ट से कि इस्तगासे में 10 साल सजा दे देते हैं। yes. और सिविल कोर्ट कहते हैं कि जी नहीं, लॉफुल ओनर तो वही है जिसको सजा मिले। अच्छा, ये सार्केस्टिकली मैंने बात की विशाल, पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे भी एविडेंस होनी है, यहाँ पे भी जिरा होनी है। अब यहाँ पे मैं आपको अपनी ही शरारत का जवाब दे देता हूँ। अक्लमंद वकील जो होगा इस प्रोसीडिंग को एग्जिबिट करवाएगा
दीवानी वकालत के अंदर। सो दो डिफरेंट स्टांस कभी भी नहीं आ सकते। सो इस प्रोसीडिंग को आप उधर एग्जिबिट कराएं, अपनी एविडेंस में पेश करेंगे, ये उस अदालत में झूठा साबित हो चुका है, कब्जा माफिया, कब्जा किया था, कब्जा माफिया ना भी उसने कब्जा किया था मेरी प्रॉपर्टी, लेजिटिमेट ओनर हूं मैं इस प्रॉपर्टी का। सो इस वजह से ये बहुत रेयर सिचुएशन बन सकती है कि इस तरह हो, अदरवाइज इस सारी प्रोसीडिंग को, क्योंकि स्पीडी प्रोसेस है, सो इसलिए भाई लोग जितने भी जिनकी प्रॉपर्टियों का मसले हैं, डोंट गो टू द सिविल लॉयर्स, अप्रोच ओनली फौजदारी लॉयर्स, दे विल रिस्टोर योर प्रॉपर्टी। थैंक यू सो मच मियां साहब। और विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द सिविल लॉयर्स जो ये बात देख रहे हैं, आप भी अपना काम करते रहें, लेकिन यहाँ पे मियां साहब थोड़ा ज़्यादा स्पीड में रिकवरी करवा देंगे प्रॉपर्टी की। तो ऑन दैट लाइटर नोट, ये एक अच्छा प्रोपोजिशन हमारे सामने आई थी। इंटरेस्टिंग चीज़ है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने अगर कोई नई प्रोपोजिशन आती है और उसमें मज़ीद जो बातें हमने डिस्कस की हैं, जो मियां साहब की शरारत है, अगर वो भी डिस्कस हो जाती है, उसका कोई फाइनल कंक्लूजन निकलता है, वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। आपकी कोई प्रॉपर्टी के मसले हैं जिसमें आपको आईडीए के थ्रू कोई रिलीफ मिला हो, तो प्लीज़ फील फ्री टू ड्रॉप डाउन द कमेंट बॉक्स। अगर नहीं मिला तब भी कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि आपको क्रिमिनल लॉयर से कनेक्ट किया जाए कि आपके कब्जे जो हैं जल्दी छुड़वाए जा सकते हो। और जितनी भी जजमेंट्स मियां साहब ने रेफ़र की हैं वो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपके स्क्रीन पे पॉप आउट हो जाएंगी, उसको पढ़ें। और जिन पैराग्राफ्स का मियां साहब ने जिक्र किया है, बिलखसूस लॉ स्टूडेंट्स और प्रैक्टिसिंग लॉयर, उनको पढ़ेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन जो शायद हम इस वीडियो की लिमिटेड टाइम के अंदर डिस्कस नहीं कर पाए, वो आपके एड्रेस हो जाएंगे। इस नोट के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।